सबसे अमीर और सफल व्यक्ति कैसे बना जाए और सफल व्यक्ति कौन सी ऐसी चीजें करते हैं जिनसे वो इतने कम समय में सफल और कामयाब बन पाते हैं। इसी का जवाब आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग और 24 घंटे का समय समान होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से आदत ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी है ऐसी कोई आदत तो तुम्हें ये आदत जल्द से जल्द छोड़नी चाहिए। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसके बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले इंसान को अपनी बात पूरी करने का मौका देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है। असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनी और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है कि वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं। वही दूसरा नुकसान यह है कि अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो कई बार हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए। दोस्तों, दूसरी आदत होती है, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और नाकामयाबी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरी आदत यह है कि सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते। सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही कुछ नकारात्मक बातें करते। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, मैं हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वो ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर बाहर निकल नहीं पाता। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार आए तो खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो। सकारात्मक जैसी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत यह है कि सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो? अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। जीवन में लक्ष्य का न होना असफलता की पहली निशानी है। अब पांचवी आदत कुछ ऐसी है, सफल और अमीर दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं
एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर ना करे। हो सकता है कोई हमसे कमजोर हो, कम ज्ञान हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, चाहे वह घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी हो। एक सच्चा सफर और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। वही अब छठी आदत यह है कि अपने काम के प्रति सचेत रहना। सबसे सफल और कामयाब लोग टाल मटोल कर आज के काम को कल, अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा, यह सभी बहनों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वह बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं, काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए इंतजार क्यों करें। असफल लोग अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर डालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। अब 7वीं आदत कुछ ऐसी है। कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं, वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और उसे सीखने वह आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना, समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति जानता है कि जिंदगी में उसे दो में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को चुनता है, लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने की शिकायत करता रहता है। आखिर वह इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा, और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और टाल मटोल करना बंद कर दो। अब 8वीं आदत कुछ ऐसी है। सफल व्यक्ति दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। टाल मटोल करना बंद कर दो। कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने से बड़ा दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनता है। दोस्तों, 9वीं आदत यह है कि कामयाब लोग हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वह मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरे एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा है, अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सब नशे तो उनके लिए हैं जो अपने काम को नहीं कर सकते और मानसिक शांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वह नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह वहां भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गई, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, एक और कहानी से समझते हैं कि हम अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रण में लाकर कैसे एक काम के प्रति अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, उसे अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंता होने लगी। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके।
उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तब तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े और कुछ खाने के लिए चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहां खजाना छिपा हुआ है, बस तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक लाकर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो कुछ दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ के पास आश्रय। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की, और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे उसे अपनी यात्रा में लोगों के बर्ताव का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो अपनी उस मंजिल पर पहुंच गया, और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसने उसी बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया, और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों में नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया, उसके साथ ही वो केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर रुक भी गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लगा, और फिर से घर लौटने में भी 12 महीनों का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था, और उसने वह भी सीखा। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा भी, और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे घर से गए 2 साल हो गए। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया और पूछा कि तो यात्रा कैसी रही मेरे बेटे? क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही परेशानी रही, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वे बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ले ना जाए, इसीलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी के समय में यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी विभिन्न आदतें और जीवन को कैसे सही से जिया जाता है ये कलाएं सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना न ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ही ध्यान दोगे तो तुम इस जीवन के असल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और वो ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। दोस्तों, बस ये याद रखो कि जब आप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहते हो तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूले।
आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना। यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और कुछ मायने नहीं रखता है दोस्तों, अगर जीवन में दुख आता है तो क्या करना चाहिए। आज आप इस कहानी से सीखोगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे, कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुहक से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं, सुनो। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर की किसी भी बात पर शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना, ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता, धमकाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर आराम से खराटे ले लेकर सो रहा था। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थे और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुहक पैदा हो जाता है। जब रात होती है